बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में H3 के वीज़ा के बारे में बताऊंगा, जिसको H3 ट्रेनिंग वीज़ा भी कहा जाता है। जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूं कि US जो है या अमेरिका जो है, ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को अपनी तरफ बुलाता है मुख्तलिफ वीज़ाज़ के ऊपर। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग 2 नंबर वीज़ाज़ या 2 नंबर एजेंट्स के थ्रू ही वीज़ाज़ के अप्लाई करें। इसमें इतनी ज़्यादा कैटेगरीज हैं वीज़ाज़ की कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी उसमें एडजस्ट हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप 2 नंबर तरीके से और झूठ बोल के वीज़ा लें। आप अपनी काबिलियत पे डिपेंड करते हुए आप वीज़ाज़ अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से कुछ वीज़ाज़ के ऊपर वेवर आ रहा है कि जी उनका इंटरव्यू नहीं होगा, और लोग जो है उसी वेवर के चक्कर में B1 B2 को भी लेके आए हुए हैं। जबकि मैं लोगों को बता के थक चुका हूं कि जी B1 B2 के ऊपर जो है वो वेवर नहीं है, इंटरव्यू होगा। तो मैंने इस वीडियो में सोचा क्यों ना आपको बताया जाए एक ऐसे वीज़े के बारे में जो कि कोई भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन ना भी हो, कुछ एक्सपीरियंस और कुछ एजुकेशन के साथ वो वीज़ा ले सके और उसका वेवर भी हो। वेवर मीन्स कि जी उसको अगर उसकी पिटिशन अप्रूव हो जाती है तो उसको बगैर इंटरव्यू लिए उसका वीज़ा जो है ना स्टैंप हो जाना चाहिए। तो मैंने सोचा इस वीडियो में आपको H3 वीज़ा के बारे में बताऊं, जिसको H3 ट्रेनिंग वीज़ा भी कहते हैं। अच्छा जी, H3 ट्रेनिंग वीज़ा या H3 वीज़ा कौन सा वीज़ा की कैटेगरी है? ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ा कैटेगरी है। ये उन लोगों के लिए है जो कि टेम्परेरी तौर पे US में आते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए एक ऐसी फील्ड में जिसमें से वो ग्रेजुएट होते हैं या जिनके पास उसके डिप्लोमास वगैरह होते हैं, लेकिन ज़रूर उसमें मेडिकल फील्ड नहीं आती है। इसके अलावा कोई भी है फील्ड उसमें वो आ सकता है। अच्छा जी, जो कौन सी फील्ड्स हैं जो कि लिमिटेड नहीं, कॉमर्स की फील्ड्स है, कम्युनिकेशन की है, फाइनेंस की है, गवर्नमेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, एग्रीकल्चर है, और वो प्रोफेशन जिसमें IT आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आता है, इंजीनियरिंग आता है। लेकिन जो फिजिशियंस हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स, ये वो लोग नहीं आते हैं। अच्छा, ये वो ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप आके जो है ना अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं, अपने जो एक्सपर्टीज़ हैं वो आप अपनी बढ़ा सकते हैं। अच्छा जी, अभी किस किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं और ये कौन सी ऐसी जो कंपनीज हैं वो करवाती हैं, इसके बारे में भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो ये जो टाइप ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं जो कि सक्सेसफुल होते हैं इस वीज़े में, वो कंपनीज देती हैं। या तो वो कंपनीज होती हैं वो ट्रेन करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ जिनके अपने दफ्तर अदर देन US में होते हैं, तो वो अपने जो एम्प्लॉयज़ अदर कंट्रीज़ में होते हैं उनको US में बुलाती हैं, उनको ट्रेनिंग देती हैं ताकि वो जाके उनके ऑफिसेज में काम करें जो कि अदर देन US में, और वो उन पर जाके उनको बेनिफिट हो। एक तो वो कंट्रीज़ होती हैं, और एक वो कंट्रीज़ होती हैं जो कि सोच रही होती हैं कि जी हम अपने ऑफिसेज बनाएंगे किसी और कंट्री में, तो वो अपने बुलाती हैं वहाँ पे अपने लोगों को, एम्प्लॉयज़ को बुलाती हैं, उनको ट्रेन करके फिर अपने ऑफिसेज खोलती हैं। मीन्स 2 किस्म की कंपनीज होती हैं। एक वो कंपनी जिसके ऑलरेडी US के अलावा भी ऑफिसेज कंट्रीज में मौजूद हैं, और या वो कंपनीज जो कि जिनके ऑफिसेज US में हैं लेकिन वो उनकी इंटेंशन है कि वो दूसरे मुल्कों में भी अपने ऑफिसेज बनाएं। तो इस किस्म की जो कंपनीज हैं, ये उनके अगर वीज़ाज अप्लाई होते हैं या पिटीशन दायर होती है तो उसके सक्सेस की ज़्यादा चांसेस होती हैं। अच्छा, पिटीशन किधर दायर होती है? वो होती है USCIS में, जिसको कहा जाता है US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज। अभी जो एप्लीकेंट होता है उसका नेसेसरी बैकग्राउंड भी होना चाहिए। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि वो अगर किसी मशीनिस्ट की, किसी मशीन की वो ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं लेकिन उसके पास तो उसका डिप्लोमा ही नहीं मौजूद, या उसका जो बैकग्राउंड है उसमें उसने पहले कभी सीखा ही नहीं। तो क्योंकि अमूमन हम लोग जो काम कर रहे होते हैं या ये जो एजेंट्स लोग काम कर रहे होते हैं, ये अगर कोई जो है मशीनिस्ट है उसको इलेक्ट्रीशियन बनाने की कोशिश कर रहा है, कोई प्लम्बर है तो उसको वेल्डर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं, उस बंदे का ज़रूरी है कि वो बैकग्राउंड भी हो, उसके पास उस किस्म की एजुकेशन हो, उस किस्म के डिप्लोमाज हो, उसका वर्क एक्सपीरियंस उस किस्म का होना चाहिए। अच्छा, ये सारा चीज़ होगा तो उसका जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल होगा। उसको सक्सेसफुल प्रोग्राम से पहले उसको उसका वीज़ा भी मिलेगा। अच्छा, उसके बाद आपने क्या देखना होता है कि जी जो एप्लीकेंट है जो H3 वीज़ा के लिए है, उसकी होम कंट्री में जो है ना इस किस्म की ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है।
उस लेवल की ट्रेनिंग अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, जब H3 की पिटीशन दायर होती है USCIS में, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज कहा जाता है, तो ये ज़रूरी नहीं होते वो फॉर्म I-129 या H सप्लीमेंट फॉर्म है वो एक बंदे के लिए हो, वो 10 बंदों के लिए भी हो सकता है, 15 बंदों के लिए भी हो सकता है, 20 बंदों के लिए भी हो सकता है। लेकिन उसमें ज़रूरी ये है कि वो जो फॉर्म I-129 है और जो H सप्लीमेंट फॉर्म है, वो जो लोग उस फॉर्म पे आ रहे हैं उनका जो ट्रेनिंग का पीरियड होगा और जो ट्रेनिंग का सब्जेक्ट होगा या जिस चीज़ में उन्हें ट्रेनिंग लेनी होगी या जो ट्रेनिंग लेने की जगह होगी वो सेम होगी, उनका टाइम सेम होगा, उनकी प्लेस सेम होगी, उनकी ट्रेनिंग एक किस्म की होगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि I-129 जो है उसमें ज़रूरी नहीं है एक बंदा हो, 5, 10, 15, 20, 25, 30 बंदे भी हो सकते हैं। मीन्स एक फॉर्म पे जो है ना ज़्यादा बंदे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्त यह है कि ट्रेनिंग एक किस्म की ले रहे हो, जगह एक हो, डेट जो ट्रेनिंग पीरियड है वो उसका एक हो। अच्छा, ये जो H3 वीज़ा को जो US कॉन्सुलेट अप्रूवल करता है USCIS से लेके I-29 आता है जिसका, वो एक ही टाइम पीरियड के लिए होगी। अच्छा, ये जो टाइम पीरियड होता है ये 2 साल तक का हो सकता है। मीन्स उसकी ट्रेनिंग 2 साल के लिए होगी, लेकिन उसकी एक्सटेंशन भी हो सकती है। मीन्स साल की वो एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको बताना पड़ेगा कि जी उसकी अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है। अब जैसे ही आपकी पिटीशन जो है वो H3 वीज़ा की अप्रूव होती है USCIS से, जो यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से होती है, I-129 और सप्लीमेंट फॉर्म आपका अप्रूवल होता है, तो उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपने एक DS 160 फॉर्म ऑनलाइन करना है। उसके बाद आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो फॉर्म 1797 नोटिस ऑफ अप्रूवल होना चाहिए, जो कि आपसे के पास अप्रूवल आया है इससे USCIS से, यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज से आया है, वो आपके पास होना चाहिए। आपका पासपोर्ट होना चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फिर आपको डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद होने चाहिए जो कि ये प्रूव कर सकें कि आपकी होम कंट्री में जो है आपकी एम्प्लॉयमेंट और जब आप वापस आएंगे तो वो मौजूद होगी। अच्छा, वो क्या किस तरह आप प्रूव करते हैं अपनी एम्प्लॉयमेंट का? आपके पास जॉब लेटर हो, आपकी CV हो, आपकी सैलरी स्लिप्स हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल के जो है ना प्रूव करती हैं कि बाकी आप अपने मुल्क में काम कर रहे थे। और फिर और भी ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कॉन्सुलेट आपसे मांग सकता है, जिसमें आपका पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट हो सकता है, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स सकते हैं, या कोई और चीज़ हो सकती हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि H3 वीज़ा के लिए चाहिए होती हैं। ये इतना कोई मुश्किल वीज़ा भी नहीं है, इसको सिर्फ एक दफ़ा आपने डिटेल में देखना होगा और अपनी चीज़ें बराबर करनी होंगी। अच्छा, अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ नहीं आई तो ये नीचे दिए गए हमारे स्टाफ के नंबर हैं, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, उनसे पूछ भी सकते हैं। नीचे लिंक में भी ये नंबर आ रहे हैं। आप डायरेक्टली अगर चाहते हैं कि मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो मेरा नंबर है 03214468 मैं काइंडली रिक्वेस्ट ये, इस पर आप कॉल मत करें। व्हाट्सएप पे अगर कॉल करनी है तो मोबाइल नंबर पे कॉल करें। व्हाट्सएप पे आप मैसेज दें, अपना नाम लिखें, साथ ही अपना किस एरिया से बिलोंग करते हैं, कौन सा वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और अपनी क्वालिफ़िकेशन वगैरह लिखें। अगर मैं ये समझूंगा कि आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी चाहिए तो मैं ज़रूर आपको अपना बैंक अकाउंट या अपने जैज़ कैश या इजी कैश का लिंक दे दूंगा ताकि आप उसमें पैसे जमा करवा के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकें। और अगर मैं समझूंगा कि आपको दफ्तर आना चाहिए तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। इन द लास्ट आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये रेड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो लोग जो इस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उन तक पहुंच सके। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।